हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी की आज क्लास 3 है। पहले की 2 कक्षाओं में हमने जीव द्रव्य और कोशिका के सिद्धांत को देखा था, उसके कुछ प्रश्न किए थे। आज है हमारा अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच विस्तृत व्याख्या। ठीक है, जिसके लिए हमने एक स्लाइड भी तैयार की है, आप देख सकते हैं स्लाइड को। ठीक है, यहाँ पे बीच पे आपकी विशेषता, इस सेक्शन में आपको दिखेगा विशेषताएं, इधर आपकी प्रोकैरियोटिक की और इधर यूकैरियोटिक की। ठीक है, तो आप देखना पहले है केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक की देखते हैं पहले हम सिर्फ विशेषता। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रिका अनुपस्थित होती है, और जो गुणसूत्र होते हैं एक होते हैं और गोलाकार होते हैं। ठीक है, और झिल्लीबद्ध नहीं होती है, यानी जो भी आपके इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी आपके होंगे वो झिल्ली से बधे हुए नहीं होंगे, झिल्ली का अभाव होगा। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। कोशिका भित्ति आपकी पेप्टोग्लाइकन की होगी, और बाइनरी विखंडन होता है इसमें। किसमें? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। कोशिका का आकार छोटा होता है, 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक, और इसके उदाहरण जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। आप ऊपर पे इसकी इमेज भी देख सकते हैं। फिर आते हैं यूकैरियोटिक में, तो केंद्रक झिल्ली यहाँ आपकी उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है, और जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो अनेक और रेखिक होते हैं। ठीक है, और झिल्ली यहाँ क्या होती है? आपका झिल्ली का अभाव, झिल्लीबद्ध, झिल्ली का अभाव आपका प्रोकैरियोटिक में था, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? झिल्लीबद्ध होंगी, यहाँ पे सूत्रकणिकाएं यानी झिल्लियाँ यहाँ प्रेजेंट होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पे उपस्थित लिखा है। राइबोसोम क्या होता है? 80S का होता है, कुछ में 70S भी देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति शैवाल और पौधों में उपस्थित होती है, अन्य में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो यूकैरियोटिक में शैवाल और पौधों में कोशिका भित्ति होगी, लेकिन जंतुओं में क्या होगी? अनुपस्थित। बाइनरी विखंडन नहीं होता, यहाँ होता है आपका समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का आकार बड़ा होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। उदाहरण पौधे, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच विस्तृत तुलना। पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच विस्तृत तुलना, यहाँ पे भी आपको बीच में दिख रहा होगा सेक्शन विशेषताओं का। इधर है आपके पादप और इधर है जंतु। तो एक एक करके देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है आपकी वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, कठोर सेल्यूलोज की। कोशिका का आकार कैसा होता है पादप में? निश्चित होता है। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। हरित लवक भी उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए। रिक्तिका एक बड़ी और केंद्रीय 90% आयतन की होती है। तारकाई आमतौर पर अनुपस्थित होते हैं। ऊर्जा भंडारण मंड स्टार्च के रूप में होते हैं, और गाल्जीगॉय अनेक और बिखरी हुई डिक्टियोसोम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम आमतौर पर दुर्लभ, और उदाहरण पौधे और शैवाल। ये किसकी बात हुई? पादप की। आप इसका डायग्राम भी ऊपर पे देख सकते हैं। और अगर इसी फीचर्स में हम जंतु कोशिका की बात करें, तो कोशिका भित्ति यहाँ क्या होती है? अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली बाहरी परत होती है। कोशिका का आकार अनिश्चित होता है और लचीला होता है। हरित लवक यहाँ अपसेंट होते हैं। रिक्तिका अनेक, छोटी और अस्थायी होती है। तारकाई उपस्थित होते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक भी होते हैं। ऊर्जा भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखिए दोनों में अलग अलग है। यहाँ पादप में आपका स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। गाल्जीकॉय आपके जंतु में एक जटिल और संगठित होते हैं। लाइसोसोम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। उदाहरण क्या हुआ आपका? जंतु और कवक, जंतु कोशिका के। ठीक है, और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आते हैं, अगला है एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वेडबर्ग इकाई। स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग इकाई मुख्य रूप से जीव विज्ञान में कोशिकीय अंगों, विशेष रूप से राइबोसोम और प्रोटीन के आकार और घनत्व को मापने की एक इकाई है। यानी प्रोटीन के आकार और इकाई, आकार और इकाई, या आप घनत्व भी कह सकते हैं, डेंसिटी,
इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वेडबर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। इसे अवसादन दर की माप भी कहा जाता है। ठीक है, आप सुनना, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना, यदि इससे पहले पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। जब हम किसी कोशिका के अंगों जैसे राइबोसोम को एक विशेष मशीन सेंट्रीफ्यूज में बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वे अपने आकार, भार और घनत्व के हिसाब से नीचे बैठता है। इसी को बस हम क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग इकाई कहते हैं। ठीक है, आप सुनना, दोबारा मैं कहता हूँ, जब हम किसी कोशिका के अंगों जैसे राइबोसोम, ठीक है, कोशिका के अंगों जैसे राइबोसोम को एक विशेष मशीन सेंट्रीफ्यूज में बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वे अपने आकार, भार और घनत्व के हिसाब से नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। जो कण जितनी तेजी से नीचे बैठता है उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू उतनी ही अधिक होती है। यह सीधे तौर पर केवल वजन को नहीं मापता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कण का आकार और बनावट कैसा है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं थियोडोर स्वेडबर्ग। कौन है? थियोडोर स्वेडबर्ग। किसने दिया था? थियोडोर स्वेडबर्ग। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तकनीकी रूप से एक स्वेडबर्ग समय की एक बहुत छोटी इकाई के बराबर होता है। यानी एक स्वेडबर्ग कितना होता है? 1s = 10⁻³ होता है। ठीक है, यानी एक स्वेडबर्ग क्या होता है? 10⁻³ अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, गणित का भ्रम। ठीक है, 50s और 30s आपका 70s बना दिया, जबकि आपको लग रहा होगा कि ये दोनों ऐड करके 80 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है। यह 2 उप इकाइयों यानी सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक होता है आपका 50s जिसको हम बड़ी उप इकाई कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका 30s जिसको हम छोटी उप इकाई भी कहते हैं। गणित के हिसाब से 50 + 3 80 होना चाहिए, लेकिन आकार और घर्षण के कारण यह केवल 70s की गति से नीचे बैठता है। ठीक है, इन दोनों में जब ये देखिए यहाँ पे आकार और किसकी वजह से? घर्षण के वजह से ये किस में बैठेगा? 70s में। किस में? 70s। और ये किस में होता है? आपको पता होगा, प्रोकैरियोटिक में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? 70s टाइप के। और आपका यूकैरियोटिक में किसके होते हैं फिर? 80s टाइप के। यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं? 80s। यूकैरियोटिक में आपकी उप इकाई 7s और 40s होती है, लेकिन कुल मिलाकर आप सोचेंगे कि 100s होनी चाहिए, लेकिन आकार और घर्षण की वजह से वो 80s में क्या करेगी? बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्वेडबर्ग इकाई भी हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस ये था कि कौन इसके खोजकर्ता थे, और जनरल इन्फो ये था कि क्या होता है स्वेडबर्ग इकाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आज के क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ 50s और 30s होती है। बिल्कुल सही, अभी पढ़ा है हमने जस्ट पहले कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और 70s की 2 उप इकाइयाँ होती है 50s और 30s। ठीक है, अब कई बच्चे जिन्होंने स्वेडबर्ग इकाई उनका क्लियर नहीं होगा तो उनको लगेगा 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, तो ये तो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया में राइबोसोम छोटे होते हैं, इन्हें 70s कहा जाता है। ये 50s और 30s उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाएं केवल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। बताइए। अभिकथन बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये सिर्फ आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। और जंतु कोशिकाएं केवल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है।
पादप कोशिकाओं के विपरीत जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उनकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है जो उन्हें लचीलापन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को सत्य केंद्रक वाली कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। क्या ये बात सही है, बताइए। जी बिल्कुल सही। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को सत्य केंद्रक वाली झिल्ली कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यूकैरियोटिक शब्द का अर्थ है सत्य केंद्रक है। यू मतलब सत्य, कैरियन मतलब केंद्रक। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, 70S राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ 50S और 30S मिलकर 80S नहीं बनाती। एस स्वेडबर्ग इकाई का भार नहीं बल्कि अवसादन दर का माप है। क्या ये दोनों सही है? जी बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा है कि 70S क्या होती है, 50 और 30S से मिलकर 80S नहीं बनाती बल्कि बनाती क्या है, 70S। और स्वेडबर्ग इकाई भार नहीं बल्कि अवसादन दर, जो सेडिमेंटेशन रेट है, उसका ही क्या है, माप है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। स्वेडबर्ग इकाई कणों के आकार और घनत्व पर निर्भर करती है। जब उप इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए उनका योग गणितीय रूप से 80 नहीं होता। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं बना सकती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक मौजूद होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। क्या ये दोनों सही है? जी बिल्कुल 100% सही है। पादप कोशिकाओं में अपना भोजन स्वयं बना लेती है पादप कोशिकाएं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि उनमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मौजूद होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, पिगमेंट कहते हैं जिसे, जो मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज भोजन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को लिंक भेजें। इसमें हमने आपके लिए वायरस से रिलेटेड एक PDF बना रखी है जिस पे थोड़ा अभी काम करना बचा है। उसके बाद एक ही क्लास आपकी वायरस की आएगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगातार आपके पशुधन प्रसार अधिकारी और लैब असिस्टेंट और आपका LT के लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चैनल में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।